आजकल एक व्हाट्सएप पे एक बहुत अच्छा मैसेज चल रहा है, जागते रहिए, सोने पे एक्सरसाइज है। ये मजाक में भी कहते हैं और हकीकत भी यही है कि 1 मार्च से एक्सरसाइज सोने पे आ गई है। ये जितना भी एक्सटेंशन पीरियड हमको मिल रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज हमको नहीं करनी है। जिस दिन से भी ये एक्सटेंशन पीरियड ख़त्म होगा, 1 मार्च से हमने जो कुछ भी जो एक्सरसाइज के नेट में आ रहे हैं उनको एक्सरसाइज भरनी है। अशोक भाई ने बहुत कुछ तो इलाबोरेट किया, लेकिन मैं कुछ मुद्दे की बात आपसे करूंगा। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो जो भी आपका हम जो डर की बात करते हैं वगैरह करते हैं, लेकिन ये समझ के चलना है कि कोई भी कानून कहीं भी बनेगा तो उसमें पिनल प्रोविजंस होते हैं। आप में से बहुत से लोग ट्रेन में सफ़र करते होंगे, तो मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि आप अगर चेन खींचते हैं तो उसके लिए भी 3 महीने की सज़ा हो सकती है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अब अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो हवलदार आपको ड्राइविंग का लाइसेंस तो पूछ सकता है। और ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रख के इस एक्ट को लेकर चलना है। लेकिन अपने मन पे ये जोर लगाना कि नहीं वो सब हमारे लिए ही आएंगे, तो वो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उसका मेरा अपना एक कारण है। मेरा कारण ये है कि जब गोल्ड कंट्रोल आया था उस वक्त बम्बई में 1500-1700 लोग थे। मैं भी उस वक्त बिज़नेस में था। मैं 75 में इस बिज़नेस में आया, 90 तक गोल्ड कंट्रोल था। तो 1500 हम ज्वेलर्स के ऊपर 200 गोल्ड के ऑफिसर्स थे सेंट्रल एक्साइज के, गोल्ड कंट्रोल के, और उनका काम खाली गोल्ड को कंट्रोल करना था। तो आप समझ लीजिए कि हर 10 दुकान पे एक ऑफिसर था, तो उसके पास वो काम था। आज ये सेंट्रल एक्साइज में आया है जो रेवेन्यू एक्ट में है, ये मटेरियल एक्ट नहीं है, यहाँ पे गोल्ड कंट्रोल नहीं है। और सेंट्रल एक्साइज में अगर बम्बई में हम बात करें तो सर्विस टैक्स और एक्साइज के अंदर नहीं तो भी 5 से 10 लाख लोग आते हैं। और उनके पास अगर ऑफिसर भी हो जाए, 2000-5000 भी हो, तो उनके पास इतना समय नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि वो सीधे हमारे यहाँ पे आके बैठेंगे। लेकिन ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एक्साइज के फेवर में बात करने के लिए नहीं आया हूँ या उसके विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ें जो ज़िंदगी की हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। ये सर्कुलर की जो बात कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आया है, और वो जो है बहुत से लोग इस बात पे डिस्कशन करते हैं। मैं आपको बताऊँ कि सर्कुलर और नोटिफिकेशन में क्या फ़र्क है। जो सर्कुलर होता है वो डिपार्टमेंट के लिए बाइंडिंग होता है, एसएससी के लिए बाइंडिंग नहीं होता है। और यहाँ पर तो सरकार ने सर्कुलर निकालने के बाद न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी है, और जब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी है तो अगर हम लीगल टर्म में कहें तो दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड आवरसेल्फ। लेकिन नोटिफिकेशन नहीं होने से आपके पास ऑप्शन है, आप उस सर्कुलर को मानना चाहें तो माने और एक्ट को मानना चाहें तो माने, लेकिन सरकार को सर्कुलर मानना पड़ता है। ये मैं टेक्निकल बात आज आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, चूँकि हम जीजेप के साथ जुड़े हैं और इसके थिंक टैंक से भी जुड़े हैं, तो मैं शुरू से लगा कि अब तक बहुत सी लॉ फर्म के साथ हम लोगों ने इंटरेक्ट किया है कि एक्ट के एक्चुअली दुष्परिणाम क्या है, कहाँ पे हमको इफेक्ट है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों ने सुना होगा, परसों हमने एक बहुत बड़ी मीटिंग ली थी जहाँ पे इंडिया के बेस्ट से बेस्ट लॉ फर्म्स को हमने बुलाया था। इकोनॉमी लॉ प्रैक्टिस को हमने बुलाया था, लक्ष्मी कुमारन से थे, KPMG से थे। बहुत सी लॉ फर्म के साथ हमारे जो थिंक टैंक थे, हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो गवर्नमेंट देना चाहती है और जो एक्ट आज है उसमें हमको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। क्योंकि एक एक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पे बना है, यहाँ पे प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर का सिस्टम आया है। एक एक्ट जो है वो क्लियरेंस पे लगता था, यहाँ पे फर्स्ट इनवॉइस पे लग रहा है। एक एक्ट जहाँ पे अलग डॉक्यूमेंट थे वो अब वेट डॉक्यूमेंट पे आ रहे हैं। तो एक्साइज के एक्ट में आज की तारीख में वो प्रावधान नहीं है, तो वो प्रावधान कैसे बने उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मीन टाइम जब तक कि वो कोशिश कर रहे हैं, इंडस्ट्री के नाते हमें जैसा कि अशोक भाई ने बताया कि गवर्नमेंट ने जो कंफर्म किया है उसको लॉ के अंदर कैसे लिया जाए, उसके लिए बहुत सीरियसली हम लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन तब तक मैं मोटी मोटी बात आपसे करता हूँ। लिमिट जो आपकी बढ़ जाएगी 6 या 8, 9, 10, 12 करोड़ होगी या नहीं होगी, मैं आज को 6 करोड़ समझ के चल रहा हूँ, और 12 करोड़ की जो लिमिट है वो 12 करोड़ समझ के चल रहा हूँ। ये लिमिट प्योरली आपकी मैन्युफैक्चरिंग लिमिट है।
यहाँ पे होलसेलर मैन्युफैक्चर के लिए अलग होगा और रिटेल के लिए अलग होगा। रिटेल में करीब करीब आपको ये समझना है कि अगर आपकी दुकान का टर्नओवर अगर 50 करोड़ भी है, लेकिन आप खुद सोना दे के 3 करोड़ 4 करोड़ की ही अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप एक्साइज के नेट में नहीं आते हैं। ना आपको एक्साइज का कोई नंबर लेना है और नहीं एक्साइज का आपके ऊपर कोई। अगर आपका एक्साइज का नेट 5 करोड़ 40 लाख के आसपास के ऊपर जाता है लेकिन 6 के अंदर है, तब भी आपको एक्साइज का नंबर लेना नहीं है, लेकिन एक डिक्लेरेशन हमको फाइल करना पड़ता है कि हमारा जो सेल है वो 5 करोड़ 40 लाख यानी 90% ऑफ द वैल्यू वो है, लेकिन हम एक्साइज नेट में नहीं आते हैं। ये एक स्पष्ट आप समझ लीजिए, ये इसमें बहुत क्लियर है कि ये मैन्युफैक्चरिंग लिमिट है, ये आपकी टर्नओवर लिमिट नहीं है। ये पहली बात। जो दूसरी इसमें जो आती है, जो हम एग्जाम्पशन की और वो बात कर चुके हैं, 12 करोड़ की जो एग्जाम्पशन लिमिट है, अगर किसी का सेल 11 करोड़ का लास्ट ईयर का है मैन्युफैक्चरिंग सेल, मैं यहाँ पे जब बात कर रहा हूँ तो टर्नओवर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग की, तब आप अगले साल यानी एक्साइज का जो कंसिडरेशन होता है वो प्रीवियस ईयर के आपके टर्नओवर पे होता है और उसके हिसाब से आपको करंट ईयर में आपको सेट ऑफ मिलता है। तो अगर लास्ट ईयर अगर आपका 12 करोड़ के अंदर है तो इस साल आप जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग का फर्स्ट सेल करेंगे उसमें 6 करोड़ आपको एग्जम्प्ट होगा और उसके ऊपर आपको भरना पड़ेगा। ये एक इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। अब इन्होंने एक पहली बार एक वर्ड यूज़ किया है प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर, जो अगर देखने जाए तो एक्साइज में जैसे कि अशोक भाई ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पे इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो जॉब वर्कर को और कारीगर को बाहर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि सब कारीगर जो है ये स्मॉल स्केल है, अपने घर से काम करते हैं, तो उनको एक्साइज के नेट में नहीं लाना है। तो उन्होंने ये एक नया प्रावधान लिया है जो ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ भी किया है, और वही का वही प्रावधान उन्होंने गारमेंट इंडस्ट्री के लिए किया है कि जो व्यक्ति अपना सोना देकर जो सामान बनाएगा वो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है। यानी अगर आपने बुलियन लिया है, बुलियन लेके किसी कारीगर के पास काम कराया है, किसी मैन्युफैक्चरर के पास काम कराया है, तो उस पर ड्यूटी भरने की जिम्मेदारी आपकी है, उस मैन्युफैक्चरर की और उस कारीगर की नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर आप है। अब ये प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर की जो फिलॉसफी है उसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताऊँ कि मैन्युफैक्चरर्स भी बैठे हैं। हम लोग बिजनेस करते हैं तो लोगों को सोना दे देते हैं और बाद में वो हमको गहने देने के बाद वो हमको भाव काटते हैं और सोना लेते हैं। वो जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं वो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में नहीं आएगी। आप जब गहने देते हैं उसके पहले यदि आपके पास सोना आता है तो आप जॉब वर्क क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गहने पहले देते हैं और बाद में वो आपको सोने में पेमेंट करता है तो वो जॉब वर्क की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये मैं आपको ये बता दूं, ये आपको अच्छी तरह से, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर होलसेलर से जो है उसमें ये प्रावधान आएगा। ये वापस रिपीट करो। हम लोग होलसेल का बिजनेस करते हैं आप लोग, तो जैसे आपने अपना सोना जमा कराया, दागिना जो बनाया है वो आपने किसी ज्वेलर के पास जमा कराया और बाद में वो ज्वेलर भाव काटता है और आपको सोना दे देता है। ये हमारा नॉर्मल प्रैक्टिस है जो इस बिजनेस में चलता है। आपकी इस कंडीशन में वो जॉब वर्क नहीं गिना जाएगा, क्योंकि आपने माल पहले दिया है। जॉब वर्क यानी आपने जो सोना दिया है उसी सोने का जब आप बना के देंगे तो वो जॉब वर्क होगा। वही चीज़ अगर आप कस्टमर से देखते हैं कि कस्टमर आपकी दुकान में आता है, अपना सोना देता है, और वो सोना जब हम बनाते हैं तो वो हम उस कस्टमर के लिए भी जॉब वर्क कर रहे हैं, तो वो आपके एक्साइज में नहीं आएगा, नहीं वो एक्साइज की वैल्यूएशन में आएगा। अब जो एक्साइज की अपन जो वैल्यूएशन करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग लिमिट में कस्टमर के सोने की वैल्यू गिनी जाएगी कि नहीं गिनी जाएगी, तो वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग लिमिट में नहीं आएगा, क्योंकि वो जॉब वर्क गिना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी टेक्निकल पॉइंट और आपको बताता हूँ। आप सिक्के बनाते हैं, अगर आपने सिक्के बनाने की किसी का काम है और सिक्के उसने बनाए तो वो जॉब वर्क में आता है। लेकिन अगर सिक्के आपने किसी कंपनी के लिए बनाए और उस कंपनी का उस पर ब्रांड है तो आपको एक्साइज भरनी पड़ेगी, क्योंकि वो एग्जम्प्ट नहीं है। ये बारीक बारीक चीज़ें जो आप जब भी बालेंगे, लेकिन मोटा मोटा इसमें यही है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अगर 6 करोड़ के नीचे है
तो एक्साइज आपकी लिमिट नहीं है। और लास्ट ईयर में 12 करोड़ है तो 6 करोड़ उसमें आपको इस साल में एग्जाम मिलेगा। फर्स्ट सेल इनवॉइस जो है, जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, अभी मैं आपसे जब यहाँ पे बात करूँगा तो आप ये मत समझ लीजिए कि एग्जैक्टली जो लॉ है उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। हम उस लॉ को, सर्कुलर को, और जो हम लीगल एक्सपर्ट से बात करके आगे जो अमेंडमेंट लेके आने वाले हैं और जिस अमेंडमेंट पे गवर्नमेंट एग्रीड है, उनके परिप्रेक्ष्य में मैं आपको पूरा ये बता रहा हूँ कि आपको क्या हो सकता है। आप अगर इफेक्टिवली बोलेंगे कि नहीं यार अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है तो आज मुझे वो लॉ आ रहा है, तो शायद वहाँ पे आपका और हमारे एक्सपर्ट का कुछ डिफरेंस हो सकता है। जो गवर्नमेंट से बात चल रही है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो पूरा वेटेज ऑफ लॉ होगा और उसमें आपको एक एक सेंटेंस आपको बनाना पड़ता है, एक एक वर्ड हमको लिखना पड़ता है, और वो जो लिखने का काम है उसमें समय लगेगा। इसलिए जो अशोक भाई ने कहा है कि स्टेप बाय स्टेप ये नोटिफिकेशंस निकलेंगे, क्योंकि वेट के बेस पे करना है, मैन्युफैक्चरर्स के बेस पे करना है, कहाँ पे करना है, उसके बहुत से लीगल ऑब्लिगेशंस आएंगे। मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि फैक्ट्री से जब माल निकलता है तो एक्साइज पेड है, इसलिए उसका मूवमेंट्स ऑफ गुड्स आता है। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ एक्साइज पेड कब होती है? जब आप पहला सेल करेंगे। तो पहले सेल के पहले के जितने भी आपके काम हैं, आप हॉलमार्किंग दे रहे हो, एक कारीगर से दूसरे कारीगर को दे रहे हो, वो आप कंसाइनमेंट में भेज रहे हो, वो सब आ रहा है, वो फर्स्ट इनवॉइस सेल के पहले आ रहा है, तो वो एक्साइज नेट में नहीं है। तो आपका जो सिंपल जो आपके वाउचर्स हैं जो हम लोगों ने बनाए हैं, वो वाउचर के बेस पे आप अगर मूवमेंट करते हैं तो आपको उसमें एक्साइज की कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये इस तरह का प्रावधान हम लोग भी बना रहे हैं और वो उसमें वो लोग सहमत भी है और वही सिस्टम में एक्सेप्टेबल भी है जो लॉ से बताया गया है। डॉक्यूमेंटेशन का तो अशोक भाई ने आपको बताया है कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स रिलीव हो रहे हैं, अगर कुछ ऐड भी करने पड़े तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो एक सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जो हमको है कि हमने ये तो मांग लिया कि 29 फरवरी का जो स्टॉक है वो आपका एक्साइज फ्री गवर्नमेंट देने को तैयार है, लेकिन वो ब्लैंकेट नहीं हो सकता है। हम लोग बहुत होशियार भी है, हम लोग 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने तक वही स्टॉक बेचेंगे और बोलेंगे एक्साइज पेड है। तो उसका कोई सिस्टम और प्रोसीजर ज़रूर हमको एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो वो सिस्टम और प्रोसीजर जब आएगा तो उस पर भी अपन लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन कोशिश यही है कि 29 फरवरी का जो भी अपना स्टॉक है वो इसके ऊपर एक्साइज नहीं लगे। ठीक है। वैल्यूएशन का जो मैटर है वो पूरी तरह से हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अभी उन्होंने जो रिलीफ दिया वो क्लियर दिया है कि अगर आपका इन्वॉइस है, इन्वॉइस में अगर आपने सोने का वज़न लिखा है, आप अगर डायमंड या कलर स्टोर है उसका वज़न लिखा है और आपने उसका अमाउंट लिखा है कि समझ लीजिए 10 ग्राम सोना है, आपने 30 सेंट का डायमंड है और आपने उसका वैल्यूएशन 45,000 रुपये का बिल बनाया है, तो वो उसको चैलेंज नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर ये लिखेंगे कि मैंने एक अंगूठी 45,000, तो वो डेफिनेटली वैल्यू आपको उस वैल्यूएशन को चैलेंज करेंगे। तो उन्होंने ये रिलीफ दिया है कि अगर आप बाकायदा सोने का वज़न लिखते हैं, कलर स्टोन का वज़न लिखते हैं, चीज़ों का वज़न लिखते हैं और प्राइस का बिल बनाते हैं, उसमें वैल्यूएशन आपका वो नहीं आएगा। सर्च एंड सीजर, पिनल प्रोविजंस, ये जो है बहुत रिलैक्स किया है। और कुछ अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा ये सोचना है कि जीएसटी तक की ये जो बात कर रहे हैं, अगर जीएसटी वास्तव में अगर आ जाती है, 2 व्यू है इंडस्ट्री में, 2 व्यू है। एक व्यू ये भी है कि जीएसटी शायद 8-9 महीने में आए, तो ये मैटर 8-9 महीने का है। शायद गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन को ही आगे चला के जीएसटी तक चली जाएगी और ज़्यादा कुछ अमेंडमेंट नहीं करके इसको क्लियर कर देगी। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जीएसटी अगर आगे नहीं आए और वो इंपोर्ट ड्यूटी कम करे और एक्साइज कल बढ़ा दे, तो जो वेट के बेस पे हमको इसको पूरा ले जाना है कि नहीं ले जाना, उस पर भी डिबेट हो रहा है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी हम लोग क्लियर करेंगे। तो आपको एक समझ के चलना है कि इंडस्ट्री के लिए जो निगोशिएशन हो रहा है, वो निगोशिएशन को डॉक्यूमेंट करना उतना आसान काम नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को ध्यान में लेना पड़ रहा है। बहुत से ज्वेलर्स हैं जिन लोगों ने पूरे बिल के ऊपर एक्साइज लेके बिल करना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने क्या एक्सपर्टाइज लिया है, क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है, वो हमें तो नहीं पता है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम एक्साइज बिल के ऊपर एक्साइज नहीं भी लिखते हैं तो भी हमको चलेगा, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक्साइज बिल पे एक्साइज लिख के ही लें। तो कल आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग की आपकी वैल्यूएशन पे आप अलग से उसका डिटेल बना के उतना ही भरिए, पूरे वेट पे नहीं भरे। क्योंकि अगर कल
फ्यूचर में अगर जीएसटी नहीं आई और एक्साइज उन्होंने बढ़ा दिया तो फिर हमारी वेट के वैल्यूएशन पे बढ़ जाएगा। ये एक सलाह है, इसमें कोई लॉ का पॉइंट नहीं है। अभी हम लोग ओपन सेशन पे बात करेंगे, क्योंकि ये मोटी मोटी बातें हमने की है। अशोक भाई ने भी यहाँ पे बैठ के जो हमने बातें की है, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो आपको लगता है कि ये इसका क्या होगा, उसमें क्या है, तो हम लोगों ने जितना हम जानते हैं उतनी आपको यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने की स्थिति में अगर रहेंगे तो ज़रूर देंगे, और नहीं रहेंगे तो वो हम भी उसको लिखेंगे ताकि हम उसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं लीगली, ताकि अपनी इंडस्ट्री को आगे तकलीफ नहीं हो। तो अशोक भाई, कैन वी हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन? टेक वन माइक एंड गिव एनीबडी इफ हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस। नहीं, बेटर लेट पीपल आस्क अशोक भाई, बस खाली रिपीट मत कीजिएगा। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है विवेक जवेरी फ्रॉम केशवलाल दुबे जवेरी एंड सन्स। वन सिंपल क्वेश्चन, हम लोग ने अभी तक बहुत मेहनत की ये सब ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में, बट व्हाट आर वी डूइंग अबाउट द फ्यूचर? आगे चल के ये कानून और भी टाइट हो जाए, इसको और भी टाइट कर ले, हम पर लिमिट्स कम कर ले, या जो भी सीजर का बात नहीं कर रहे हैं, चेकिंग का बात नहीं कर रहे, तो कल के वो भी करें, तो उसके लिए हमारी एसोसिएशन क्या काम कर रही है विद द गवर्नमेंट, व्हाट एफर्ट्स आर वी मेकिंग? एंड द अदर थिंग वाज दैट अभी कहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो भी अपने जो रेगुलर चल रहे वही डॉक्यूमेंट्स काम में लगेंगे, जैसे वाउचर है जो भी उसके साथ ट्रांसपोर्ट के लिए, बट अभी तो चेकिंग की बात ही नहीं हुई, तो वो डॉक्यूमेंट्स की बात किधर से आती है? ये क्या नहीं, देखिए, दो चीज़ आपको बता दूँ। कोई भी बिजनेस में डॉक्यूमेंट हम हमारे लिए भी रखते हैं। अगर आप अपने यहाँ पे एक दुकान से कोई भी सामान लेके किसी दूसरी दुकान में बेचते भी हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एक्साइज के लिए बेचते हैं, आपके इनकम टैक्स पर्पज़ से भी बेचते हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ से भी बेचते हैं। अगर कोई आदमी आज चेन्नई लेके जाता है तो एयरपोर्ट पे CIS से भी चेक करते हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं वही डॉक्यूमेंट की बात है यहाँ पे, एक बात। लेकिन आपने जो पहला सवाल किया है ना, मैं उस सवाल का एक जवाब थोड़ा डिफरेंट तरीके से देना चाहता हूँ। मुझे बहुत एक आदमी ने सवाल पूछा था कि यार ये सब गवर्नमेंट इतना सब एक्ट चेंज करने को तैयार है, इससे अच्छा है कि रोल बैक क्यों नहीं कर ले, क्योंकि इतना सब चेंज करना है, क्या पूरा एक्ट नया लिखना है, तो ये रोल बैक क्यों नहीं करे? और GST तो वैसे ही आने वाली है, तो 6 महीने 12 महीने के लिए क्यों कर रहे हैं? ये एक डिटेल हमको समझने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान का एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर है जहाँ पर हर सेंटर के कहाँ पे टैक्सेस लगा सकती है, स्टेट कहाँ पे टैक्सेस लगा सकती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पे टैक्सेस लगा सकती है, और ग्राम पंचायत कहाँ पे लगा सकती है, ये डिफाइंड है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑक्ट्रा ले सकती है, स्टेट नहीं ले सकती है। स्टेट सेल्स टैक्स ले सकती है, सेंटर नहीं ले सकता है। सेंटर एक्साइज ले सकता है, स्टेट एक्साइज नहीं ले सकता है। तो ये सब डिफाइंड है। अब GST जो आ रही है, वो GST सेल्स टैक्स जो है वो सेल के ऊपर है, एक्साइज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पे है, GST जो है वो सप्लाई पे है, वो सेल पे भी नहीं है और वो मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं है। आपके बिजनेस में किसी भी तरह की जो सप्लाई होती है उसके ऊपर GST लगेगी। अब GST जब लगेगी तो GST का कलेक्शन जो है वो सेंटर करेगा, क्योंकि वो सेंटर टैक्स बनेगा। अब उसके बाद उनके रेशियो है कि इतना % जो है वो सेंटर के पास रहेगा, इतना % स्टेट के पास रहेगा, इतना % वो उनका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जाएगा। ये इनका एक फॉर्मेट है। अब सरकार की तकलीफ वहाँ पे क्या है, जो हम लोगों ने समझी है और जो हमको बता रहे हैं कि कल GST आएगी, और समझ लीजिए GST 1% आती है, 2 आती है, 4 आती है, वो एक अलग विषय है, उस पर भी वापस हमको अभी तो बहुत बातें करनी पड़ेगी। अगर उस 2% भी GST आती है और हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर साल का 8,000 करोड़ या 10,000 करोड़ रुपया वो GST में इकट्ठा होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट ये कहेगी कि आपकी सेंट्रल का तो पहले कोई रेवेन्यू था ही नहीं इस गोल्ड के ऊपर, इसलिए पूरा का पूरा 8,000 हमको मिलना चाहिए। और वो जो है वो मेजर कंसर्न है गवर्नमेंट का, क्योंकि कोई भी सरकार
पूरी ज़िंदगी भर के लिए कमोडिटी को अपने सेंटर टैक्स से बाहर नहीं रख सकती है। वो जो कारण उनका है, इसलिए वो इसको जीएसटी को लाना चाहते हैं। जीएसटी को लाना चाहते हैं इसलिए एक्साइज पे आज नाम देना चाहते हैं। और आप देख लीजिए ये ईजी क्यों कर रहे हैं, ये ईजी इसलिए नहीं कर रहे हैं, उनको सिर्फ मेरा रेवेन्यू में मेरा शेयर रहना चाहिए। 6 महीने 9 महीने के बाद जीएसटी आ जाएगी, ये मेरा अपना व्यू है। आप इसको ये मत बोलिए कि मैं लीगली बात कर रहा हूँ, कि तब तक ये ऐसे नोटिफिकेशन लेके आएंगे, आपको रिलीफ दे देंगे। जब जीएसटी आ जाएगी, ये एक्ट ऑलरेडी एक्साइज इरिलेवेंट हो जाएगा। एक छोटा सा और नोटिफिकेशन निकाल के आपका सेल्फ डिक्लेरेशन करके शायद ये निकल भी सकता है। वेदर दूसरा व्यू भी है यहाँ पे कि अगर जीएसटी नहीं आई तो इंपोर्ट भी बढ़ सकता है। तो बेसिकली आप ये समझ के चलिए, हम ये समझ के चल रहे हैं कि यहाँ पे इंटेंशन गवर्नमेंट का फ्यूचर रेवेन्यू के लिए है। आपके एक्साइज इसलिए नहीं लगाना, इसलिए वो वेट बेस एक्साइज लेने को भी तैयार है। तो जो आप बोल रहे हैं कि बाद में वो कम कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, देखिए सरकार है, सरकार कर सकती है, लेकिन और हमको इस सरकार के साथ में बैठ के ही काम करना है। हम कोई हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान में दूसरी सरकार को तो नहीं करेंगे कोई सरकार, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है कि जितना करते हैं उसके बाद नॉर्मल ऊपर जाता है। और अगर समझो उन्होंने कर लिया बेईमानी, तो हमारे पास हमारे ऑप्शन तो है ही है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन वो उतना मैं समझता हूँ बहुत एक्सट्रीम हम लोग सोच रहे हैं, शायद उतना नहीं होगा। नेक्स्ट। हाँ, दूसरा क्वेश्चन मैं महावीर लोढ़ा एमए ज्वेलर्स से। हाँ। बार बार वित्त मंत्री बता रहे कि गोल्ड ज्वेलरी है, जो गोल्ड ज्वेलरी जो लग्जरी आइटम है, इसमें अपना क्या स्टैंड है? अब वो फाइनेंस मिनिस्टर बार बार वो इस तरह से बता रहे हैं लग्जरी आइटम है, एक मंगलसूत्र लेते हैं, जिसे अंगूठी लेते हैं शादी के लिए, तो आपने इसको किस तरह से रखा? नहीं, हमने तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि लग्जरी, हम तो मानते ही नहीं है। तो नहीं, उनको मिनिस्टर को तो उनको आप क्लैरिफिकेशन तो दिया होगा ना आपने, जब बैठे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में। पहली बात सुने, ये पब्लिकली वो जो बोलते हैं उनकी अलग बात है, इंडिविजुअल लेवल में बहुत सी बातें होती है। उनको क्लियरली बताया गया है कि उस गरीब विधवा के बच्चे की आप क्या करेंगे जो अपना मंगलसूत्र बेचती है और बच्चे को पढ़ाती है, वो लग्जरी नहीं हो सकती। उनको क्लियरली बताया गया है कि किसी का हस्बैंड अगर बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती है, वो अपनी बंगड़ियाँ चूड़ियाँ बेचती है, उसको आप लग्जरी नहीं बोल सकते हैं। और ये लग्जरी है भी नहीं है, लग्जरी वो सरकार प्रूव भी नहीं कर सकती। लेकिन वो लग्जरी कहने का उनका मतलब ये है कि अरविंद सुब्रमण्यम की एक रिपोर्ट है। देखिए, मैं अब जब आप बात करें तो हम लोग टेक्निकल बातें आते हैं, जब टेक्निकल बातें करते हैं। अरविंद सुब्रमण्यम की रिपोर्ट है कि जीएसटी, कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया है हमारे लिए। जीएसटी जो नहीं आ रही है, उसने उन्होंने एक कैप लगाई है कि 18% के ऊपर आप कॉन्स्टिट्यूशन में दे दीजिए कि 18% के ऊपर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। ये उन्होंने एक स्टैंड पकड़ा, और जो कांग्रेस का ये स्टैंड बिल्कुल हम हर व्यापारी के फेवर का स्टैंड है। अब अगर गवर्नमेंट को जीएसटी पास करनी है तो उसको वो 18% एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब अरविंद सुब्रमण्यम की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान का आरएनआर जो है वो 24 to 26% के आसपास है। अगर उसको 18% कर उनको लाना है तो उनको उस कमोडिटी को ढूंढना पड़ेगा जो एग्जम्प्टेड है। अब एसेंशियल कमोडिटी जो है उसके ऊपर आप टैक्स नहीं लगा सकते। तो गोल्ड जो उनके हिसाब से कैटेगरी है जो एसेंशियल कैटेगरी में नहीं आती है, और वो आज की तारीख में जीरो टैक्स में है। अरविंद सुब्रमण्यम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर हम गोल्ड के ऊपर 6% की जीएसटी लगाते हैं तो हमारा आरएनआर जो है वो 14.5% आता है। अब गवर्नमेंट का, अरुण जेटली से हमारी बात हुई, बोलते नहीं हम 2% जीएसटी लाएंगे तो हमारा आरएनआर 18% रहेगा। तो ये जो बेसिकली जो बैलेंसिंग एक्ट है वहाँ पे हमारी इंडस्ट्री पे ये आएगा। बाकी ये लग्जरी वगैरह जो है ये कहने की बातें हैं, ब्लैक मनी ये सब कहने की बातें हैं, क्योंकि हम भी खुद गवर्नमेंट को कहते हैं कि अगर आप ब्लैक मनी करना है तो आप 10% इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों कर रहे हो? ब्लैक का गोल्ड तो, और ब्लैक मनी जो भी आएगा वो तो बुलियन में जाता है, ज्वेलरी में तो नहीं जाएगा, जहाँ पे 20% 22% का शॉर्टफॉल कस्टमर को आता है। तो गवर्नमेंट सब जानती है, ये आर्ग्यूमेंट करने के लिए वो आर्ग्यूमेंट है। बिल्कुल हमारे इंडस्ट्री का स्टैंड क्लियर है। ज्वेलरी एक नीड एंड रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। आज की तारीख में जब गवर्नमेंट का कोई सिक्योरिटी का प्रोग्राम नहीं है, फ्यूचर की सेफ्टी का कोई, जैसे दुनिया में चल रहा है सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, वैसे इंडिया में नहीं है। ये इससे बड़ी सोशल सिक्योरिटी हिंदुस्तान में है ही नहीं है आज किसी भी। और इसीलिए स्त्री धन दिया गया है, स्त्री धन की 500 ग्राम की हमको लिमिट दी गई है। तो ये लग्जरी का जो बात है उनकी अपनी बात है, हम लोग इंडस्ट्री में नहीं मानते उसको। या प्लीज़ अपन एक्साइज रिलेटेड बात करें। हाँ दिनेश जी, ये जो क्वेश्चन शुरुआत से जो एक्साइज का जो 2005 से अभी तक जो चल रहा है, अभी जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जीएसटी नहीं था 2005 2012,
तो उस समय ये जीएसटी के पीछे सरकार चली आ रही है, वो लगा नहीं पाती है। इस बार एक मजबूत सरकार है, वो लगा पा रही है और हम उसको रोक नहीं पा रहे, ये आप कहना चाहते हैं कुल मिला, और ये मेरे को भी समझ में आ रही है। अब बात ऐसी है कि ये जीएसटी लगा क्यों रहे हैं, तो इसकी क्या जरूरत है किसी भी सरकार। तो जो शुरुआत में जो बात समझ में आई कि इसमें सोना इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम विदेशों से कर्ज लेके और अपने यहाँ सोना रखते जा रहे हैं, ये सरकार का कहना है जितना मुझे जानते हैं। और मगर जो सोना आ रहा है उसमें भी जेटली जी ने कहा कि 300 टन का मेरे पास हिसाब है, 550 टन का हिसाब आप लोग बताओ, तो मैं ऐसे ही नहीं लगाऊंगा। ये सब बातें हमने सुनी। अब ये जो 550 टन जिसका हिसाब नहीं मिल रहा है वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में नहीं है, ऐसा हमारा कहना है। तो वो 550 टन जिसके ऊपर सरकार की निगाह है उसके ऊपर तो एक्साइज कुछ आई नहीं रही अभी। जो एक स्टोर है ज्वेलरी स्टोर जहाँ पे वो छोटे आइटम्स बेचता है और 2 लाख रुपए से ऊपर का नहीं बेचना है, ये सब भी बातें हैं। तो वो अब ज्वेलरी बेचने की जगह कॉइन्स बेचेगा तो उसको एक्साइज तो नहीं लगेगी ना, और एक्साइज से तो बाहर ही है वो, मतलब बुलियन तो बाहर ही है। तो हमने ब्लैक मनी को कैसे रोक लिया और जूलियट ने कैसे उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये तो बताइए। देखो एक मिनट, ब्लैक मनी का मुद्दा जो आप बोल रहे हो ना, वो हमारे इंटरनल लेवल में ब्लैक मनी का मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण है क्योंकि हमने तो उनको पूरा प्रेजेंटेशन दिया है। सिर्फ और सिर्फ बुलियन का जो सेल होता है वो 120 टन से 200 टन के बीच का सेल है। 120 टन का ही सेल है बुलियन का। बाकी पूरा का पूरा हमने उनको रिकॉर्ड दिया कि ये कहाँ से सोना आता है और कहाँ पे जाता है। ये जो उनका जो कहना है उन्होंने उनको पूरी तरह से समझा दिया है कि एग्रीकल्चर के बिजनेस में जब आदमी इनकम टैक्स पे ही नहीं है और अगर वो आदमी खरीद रहा है या जो आदमी 6 करोड़ की आप लिमिट दे रहे हो वहाँ से आप खरीदेंगे तो ट्रैकिंग का बात ही नहीं है। यहाँ पे ट्रैकिंग का इशू नहीं है। अगर ट्रैक करना होता तो वो 6 करोड़ की लिमिट नहीं देंगे। जो 6 करोड़ के लिमिट वाले कस्टमर है उनको कैसे ट्रैक करेंगे। तो ट्रैकिंग यहाँ पे इशू नहीं है, ब्लैक मनी का भी इशू नहीं है। अगर ब्लैक मनी का तो हमने उनको स्ट्रांग लिखा है कि 120 टन सोना आपका बुलियन का आ रहा है, उससे भी ज़्यादा जो आ रहा है वो दुबई से आ रहा है। लोग दुबई जा रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं और वहाँ से आ रहे हैं, और आपको पूरा चैनल पता ही है वहाँ से कितना चैनल आ रहा है। तो गवर्नमेंट का ब्लैक मनी तो हमारे सामने बात नहीं करते, वो ये मीडिया वगैरह में जो भी बात करते हैं, क्योंकि जीजेएफ ने तो पूरा का पूरा उनको डेटा दिया हुआ है कि 900 टन के परचेज के सामने डोरे में कितना आया, डोरे का लॉस कितना होता है, सेल कितना होता है, बुलियन कितना होता है, एक्सपोर्ट कितना होता है, पूरा डेटा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जीजेएफ के पास जो अपनी जो एक, जैसे अशोक भाई ने बोला ना कि वी हैव दैट पीपल हु कैन थिंक दैट, वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हमारे लीगल कंसल्टेंट्स हैं, दे आर सो स्ट्रांग कि हम वहाँ पे जब बातें करके उनको डिटेल देते हैं, दे कैन नॉट काउंटर इट। वो लोग काउंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेड बात होता है। हम यहाँ पे जो बातें करते हैं वो वहाँ पे नहीं करते, और वो जो हमारे से बातें करते हैं तो वो सीरियस टॉक इसी पे होती है कि हम उसको फंडामेंटल बात करते हैं। अगर हम जाके बोलेंगे ये नहीं चाहिए या वो नहीं चाहिए तो वहाँ पे नहीं चलता है। उनको बताना पड़ता है कि ये क्यों नहीं चाहिए और ये क्यों प्रैक्टिकल नहीं है। और अभी भी मैं आपको बोलता हूँ कि जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यू है, गवर्नमेंट खुद ये जानती है कि इस इंडस्ट्री के ऊपर एक्साइज लग नहीं सकती है। मेरा पर्सनल व्यू है ये, मैं आपको अभी बोल देता हूँ। इसलिए वो ये चाहती है कि आपको क्या क्या चाहिए मैं नोटिफिकेशन में दे देता हूँ, जैसे तो जीएसटी तक इसको चलाओ। जीजेएफ ने कभी भी ये नहीं कहा कि रोल बैक नहीं होना चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, रोल बैक करने के अपने तरीके भी होते हैं। एक तरीका होता है बंद। अगर बंद से रोल बैक नहीं हुआ इसका मतलब रोल बैक नहीं हो सकता है, ये आप सोच रहे हैं, ये गलत सोच रहे हैं आप। गवर्नमेंट जब ये रूल्स बना के बाहर लेके आएगी, पीआईएल भी फाइल हो सकते हैं। अगर इंडस्ट्री के हर सवालों का जवाब गवर्नमेंट के पास नहीं है तो सरकार की कोर्ट भी आपको रोल बैक दे सकती है। तीसरी बात, जब कमेटी इनकी बन रही है, आप कमेटी के सामने इंडस्ट्री की सब तकलीफ लेके जाएंगे, उनको उन तकलीफ का जवाब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकेंगे तो वो भी इस एक्साइज एक्ट को लागू नहीं करवा सकते, ये भी आपको बोल देता हूँ। आज 7 साल हो गए हमारे पास हॉलमार्किंग के। क्यों अभी तक वो मैंडेटरी नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट सिनारे में पॉसिबल नहीं है। रोल बैक के अपने तरीके होते हैं। जीजेएफ भी ये चाहती है कि रोल बैक क्यों नहीं जाएगी। अब मैं भी ज्वेलर हूँ, मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि रोल बैक नहीं हो। अब रही सवाल एक्शन कमेटी की। एक्शन कमेटी 19 तारीख को नहीं बनी है, एक्शन कमेटी बनी है 5 तारीख को, शायद आपकी ध्यान में। और मुझे ऐसा बताया गया, मैं व्हाट्सएप पे पढ़ा हूँ, मैं तो इस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, कि वो कमेटी ऑलरेडी डिजॉल्व हो चुकी है
और अब एक नई कमेटी बनी है जो नेगोशिएशन के लिए बात करना चाहती है। अपना विषय नहीं है दोस्तों, अपना विषय आज है कि अगर रोल बैक हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, हम भी उसके साथ में, कोई भी करे ना, किसी मनाही तो है नहीं, लेकिन रोल बैक की तैयारी आज की तारीख में कौन कर रहा है मुझे नहीं दिख रहा, पर्टिकुलर मेरी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी करे, अगर रोल बैक 100% आता है हम उसके साथ। बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा है और अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखा है उसमें भी मैंने कहा है, रोल बैक होने के चांसेस सिर्फ बंद नहीं है। आप अगर गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम इतनी बढ़ा दो कि उसके पास उसके सॉल्यूशन नहीं है तो वो कमेटी खुद रिकमेंड करेगी कि इस इंडस्ट्री पे एक्साइज नहीं लग सकती, ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए 3-4 चीज़ें होती है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी। आज जो अशोक भाई बोल रहे हैं ना कि एक्ट आपको 1 तारीख को लग गया है, आज हमारे पास 30 तारीख तक का टाइम है, ठीक है। अगर हमको लगता है कि रोल बैक करना है तो रोल बैक करने के लिए जो प्रोसीजर है, जो भी जिसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो किसने मना, तो किसी ने किया नहीं है, कोई मना पहले भी नहीं कर रहा है। जीजेप के आज मेरा स्टोर रूम है, जीजेप में हूँ, 19 तारीख की मीटिंग में मैं खुद भी था, 21 तारीख को बॉम्बे आया, जब हर एसोसिएशन ने एक कॉल दिया कि बंद रखना है, मैं उससे भी लगा के 12 तारीख तक मैंने भी बंद रखी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एज ए ज्वेलर तो मैं भी यही चाहूँगा कि रोल बैक होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इनप्रैक्टिकल नहीं हो सकता। मैं दोनों ऑप्शन देखता हूँ कि अगर रोल बैक नहीं हुआ तो मेरे पास अगर अचानक आया तो आई डोंट वांट टू बी एक अंधेरे में सीधा जाके पकड़ में आ जाऊँ, मेरे को मेरी तैयारी तो करनी है ना, तो मैं वो तैयारी आपको समझाने के लिए आया हूँ। रोल बैक हो जाए बहुत वेलकम है। और रही सवाल कोई भी एसोसिएशन, मैं आपको अभी बोलता हूँ हिंदुस्तान के अंदर बहुत एसोसिएशन है और सभी लोग काम कर रहे हैं। अब ये मत बोलिए कि जीजेप अकेला काम कर रहा है, बहुत से एसोसिएशन काम कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है और हर थॉट प्रोसेस पे गवर्नमेंट सबसे बात करती है। मेरे को अच्छी तरह याद है कि 14 तारीख को जब हम जेटली को मिले थे, उस दिन मैं 3 बार जेटली से मिला। पहली बार जेटली से मिला तब 5 से 6 एसोसिएशन के चैम्बर में थे, हमने उनको प्रेजेंटेशन दिया, वो चले गए। दूसरी बार जब मिला उसी 3 घंटे के बाद तो हमने उनसे थोड़ी बात करने की कोशिश की, सर वी आर एपेक्स बॉडी, हमने बोला उनको, तो उनको क्या बताया, उनको बताया, उन्होंने बोला सर यू आर द 300 एंड द फर्स्ट एपेक्स बॉडी, so before you already 300 apex body have already visited me, right? Number that is the second part, that's now अभी हम किसी को ये तो नहीं बोल सकते आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अगर हम भी बोल सकते हैं तो वो भी बोल सकते हैं। तब हमने उनको उन्होंने 2 पॉइंट की, हमने उनको एक टेक्निकल बात की तो उनको रियलाइज हुआ कि नहीं इनसे बात कर सकते हैं, तो हमको लगा कि 14 तारीख को वो एक रिलीफ दे देंगे। हमने जो उनसे 10-15 मिनट बात की और आपने देखा होगा एक व्हाट्सएप मैसेज भी हमने भेजा था कि प्लीज़ हियर देम। अब ये सब आपका एक्सपेक्टेशन होता है। लोकसभा में उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब लोकसभा से जब आए तो वी हैड 1-to-1 मीटिंग, आई एंड मिस्टर विनोद हाईग्रीव ऑफ द आवर पास्ट चेयरमैन, वी बोथ ऑफ सेट 25 minutes alone with the finance minister and we understand everything. So I'll tell you one thing, we have to understand each and everything. इस जीजेप का मतलब ये नहीं है, देखिए हॉल मार्किंग मैंडेटरी नहीं हो रहा है तो इसलिए नहीं हो रहा है कि हम लोग इसके लिए कुछ झगड़ा कर रहे हैं, हमने उनके सामने इतने इशू खड़े कर दिए कि वो मैंडेटरी कर नहीं पा रहे हैं। आप हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन है। आज आप ये समझ लीजिए सर्कुलर क्यों निकाला है, इंडस्ट्री के लिए नहीं निकाला है, गवर्नमेंट ने खुद की सेफ्टी के लिए निकाला है, क्योंकि आप जाके उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर दें कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है तो आप एक्साइज कैसे लेके आ सकते हैं, ये उनकी मजबूरी के लिए निकाला है। तो आप एक समझ लीजिए कि बहुत से तरीके होते हैं रोल बैक का। रोल बैक इज द प्राइम ऑब्जेक्ट तो सबका है, लेकिन अगर नहीं आया तो वी शुड नॉट बी कैच होल्ड कि हम लोग अंधेरे में पकड़े जाएं, देन वी शुड नो दैट अगर आ गया तो क्या होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जीजेप का स्टैंड 100% है कि नहीं आना ही चाहिए, नो दैट इज योर, ये आपका रॉन्ग इंप्रेशन है। लेकिन हमारा इंप्रेशन है कि ठीक है डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमको जीना है, लेकिन अगर डॉक्टर ने बोला कैंसर है तो उसके लिए सोचते भी है, वो भी बात करना है। लेट इट बी वेरी क्लियर, अपन इस पर डिस्कस नहीं करें। ये हर एसोसिएशन आप जिसको फॉलो करते हैं बिल्कुल फॉलो कीजिए, जीजेप सबके साथ में है, मेरा बहुत स्पष्ट है। आप एक्सेस के बारे में कुछ बात करना चाहे तो कीजिए प्लीज़, मैं नो अदर इशू सर। ठीक है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें ऑलरेडी नेगोशिएट हो रही है वो सब राइट नेगोशिएट हो रही है। अगर हम नेगोशिएट कर रहे हैं, वो नेगोशिएट कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी साथ में ही है। आपको ये किसी को रखने की ज़रूरत नहीं कि सब साथ में नहीं है, ये बिल्कुल आप दिमाग में मत रखिए। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि सरकार के साथ देखिए 2 स्ट्रेटेजी होती है। अभी आप बोलोगे जीजेप क्यों डायरेक्ट बंद का और ओपन का कॉल नहीं देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता खुला रखना पड़ता है सरकार से बात करने के लिए। तो एक हमेशा नरम दल होता है, एक गर्म दल होता है। अगर आपकी स्ट्राइक नहीं होती तो 19 तारीख का ये ऑर्डर नहीं आता, ये भी आपको बोल देता हूँ, ये स्ट्राइक के कारण से आया है। लेकिन वहाँ नेगोशिएट करने को भी लोग चाहिए।
अगर सब नरम और गरम साथ में नहीं चल सकते, वो एक ये नूरा कुश्ती अपने घर की है, लेकिन सबका मकसद एक ही है, फॉर द इंडस्ट्री। इसलिए आप वो मत छोड़िए कि क्या है, किसी को लीडरशिप नहीं पड़ी है, न उनको पड़ी है, न हमको पड़ी है, सबका इंटेंशन एक ही है। कोई क्रेडिट के बिजनेस में नहीं है। हमारे रांका जी भी कितने साल से है और रांका जी भी जीजेप के मेंबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका एक भ्रम है। आप ये एक्साइज के मैटर में अगर और कोई अपने एक्साइज के मैटर में सवाल करना है तो दिनेश भाई, मैन्युफैक्चरिंग का वैल्यूएशन कैसे गिना जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग का वैल्यूएशन में आपका जॉब वर्किंग का जो वैल्यूएशन है वो नहीं आएगा। जो आपने जो सोना दिया है और इससे माल बना के लिया है और जिसको आप बेचोगे फर्स्ट इनवॉइस तरीके, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग का मैन्युफैक्चरिंग कैसे, जैसे 1 किलो कोई कारीगर से लिया हुआ है तो मैं दिखाऊंगा कि 1 किलो मैंने माल बनाया है, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? 1 किलो का जो वैल्यूएशन आएगा वही कैसे उसका तो उसका फर्स्ट इनवॉइस पे डाल दिया ना उन्होंने। देखिए इन्होंने वैल्यूएशन कैसे डाला है, आप पहले फर्स्ट इनवॉइस पे जो सेल अमाउंट लिखेंगे वो वैल्यूएशन होगा ऑफ ऑल द मैन्युफैक्चरिंग बिफोर दैट। यस, आप जो बेच, आपका जो फर्स्ट इनवॉइस सेल होगा ना वो वैल्यूएशन होगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग का। वेरी सिंपल है। आपने जो सेल, अभी आपने अपनी दुकान से माल, एक मिनट, आपने अपनी दुकान से माल समझा, आपने मुझे बेचा है और मुझे बेच में आपने 27 लाख रुपए का बिल बनाया है, फर्स्ट बिल। क्योंकि वो एक्साइज जो होती है वो मल्टीपल लेवल पे नहीं होती है, वैट के जैसा नहीं है, सो दैट हैज़ टू बी एट अ फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, आपने जो बिल बनाया है फर्स्ट पॉइंट, आपने जो माल बनाया है जिसको बेचा है वो आपकी वैल्यूएशन गिनी जाएगी। आपने सोना 28,000 के भाव में खरीदा है, 30,000 के भाव में खरीदा है, उसका वैल्यूएशन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जैसे होता है। होलसेल रिटेल सब में यही सिस्टम है। फर्स्ट इनवॉइस के ऊपर आपका वैल्यूएशन गिना जाएगा। आपका क्लियरेंस इज फर्स्ट इनवॉइस है ना, फर्स्ट सेल। अप्रूवल तो सी एक्साइज कब आती है, एक्साइज के बाद एक्साइज के डॉक्यूमेंट है, एक्साइज के पहले तो एक्साइज का नहीं है। तो योर फर्स्ट इनवॉइस के बाद आपका एक्साइज का प्रॉब्लम आता है, इसलिए उसके पहले आप जो भी मूवमेंट करते हो वो एक्साइज के दायरे में ही नहीं आता है। और जो परचेज किया होगा व्यापारी से वो फिर वो तो ट्रेडिंग हो गया, तो डिफरेंट रखने पड़ेंगे उसके लिए। देखो अभी उसमें भी सुनो, वेट में भी क्या है, आपका जो ये जो इंप्रेशन है ना कि हर एक आइटम रखनी पड़ेगी एक्साइज के अंदर दो, नहीं मैं बताता हूँ, एक्साइज में अंदर दो चीज़ें होती है। एक अपन जो मेंटेन करते हैं वैसा नहीं है, एक्साइज दो चीज़ में मेंटेन करते हैं, या तो आप क्वांटिटी में मेंटेन कीजिए या आप वजन वेट में। आइडियली आपको क्या है, वेट में मेंटेन करना है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मेंटेन नहीं करना है। कि आपने अगर 1700 ग्राम आपने मैन्युफैक्चरिंग में लिया है और 10 किलो आपका ट्रेडिंग में है, तो वही मेंटेन करना है। उसमें से आपने कितना मैन्युफैक्चरिंग भेजा वो लेस करके वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है। आपने कितनी चेन, ये मैन्युफैक्चरिंग की चेन है, ये इसकी चेन है, ये उसकी चेन है, वो आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक्साइज लॉ बहुत क्लियर है। एक्साइज लॉ जो है वो वजन में आपको स्टॉक मेंटेन करना है। As basically, do we maintain 2 different registers, one for manufacturing and one for ready-made jewelry? देखो वो तो आप वो अभी भी आप रखते ही होंगे ना। Only one register we maintain ना? नहीं, आप मैन्युफैक्चरिंग से लाते हो, आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हाँ, ट्रेनिंग जो आप कारीगर मैन्युफैक्चरिंग, से जो मैंने बनवाया पता है, तो उसका रजिस्टर तो है ही ना आपके पास, वो तो दोनों साथ में हो गए और व्यापारी से तो जो आपको लिया, वहीं पे बस उसको फर्क कर देना ना। स्टॉक देखो, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इन्वेंट्री नहीं चाहिए। मैं आपको अभी आप कंफ्यूज कहाँ पे हैं, आप इन्वेंट्री में कंफ्यूज No, हैं। no, I'm not gonna do it. My तो- point is, if कारीगर से मैंने जो माल 100 ग्राम बनवाया है, हाँ, ओके, उसका एक साइज मुझे कभी देना है, जब आप बेचेंगे तभी तो वो कभी मालूम पड़ेगा मैंने कभी बेचा है। तो आपको How will I know? आपको अभी क्या है, आप कंफ्यूज कहाँ पे हो रहे हैं, आप चेन टू चेन या बेंगल टू बेंगल बात कर रहे हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए। आपने एक रजिस्टर जो भी बनाया, आपका स्टॉक रजिस्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपका मैन्युफैक्चरिंग आपने है कि मैंने अभी तक 1700 ग्राम मेरा मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, ठीक है, और 5 किलो मैंने ट्रेडिंग खरीदा है, ये आपका पॉइंट है, ठीक है। आज पूरे दिन में आपको 210 ग्राम आपको मैन्युफैक्चरिंग का माल आया, आपने 1700 का 210 1910 आपने एंट्री कर दिया। पूरे दिन में आपने मैन्युफैक्चरिंग का 180 ग्राम बेचा है, आपने 180 लेस कर दिया, ये आपका स्टॉक हो गया। आपको पर आइटम वाइज नहीं करना है और वही आपको सेल में आएगा। How do you bifurcate the manufactured stock and the purchased stock? ये वो तो आप देखो, अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना है, देखो अभी कुछ लोग ऐसे भी है जो ये बोलते हैं कि यार अपने कोई लफड़ा ही नहीं चाहिए, मैं तो सब सेल के ऊपर ले लेता हूँ, कस्टमर से पैसा लेना है।
ऐसे भी लोग हैं। वो दैट इज नॉट पॉसिबल। नहीं, पॉसिबल तो क्यों नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल तो है। अभी आप, अब मैंने देखो बहुत से रिटेल ट्रेड के अभी आप बिल्स देख लेंगे तो हर एक बिल के ऊपर वो एक्साइज लगा के चार्ज कर रहे हैं, हर एक कर रहा है। तो हर एक का अपना अपना व्यू, लेकिन वो राइट तरीका नहीं है। वो तरीका इसलिए राइट नहीं है कि आज आपको 1% कम दिख रहा है, क्या पता ये जीएसटी नहीं आवे, क्या पता गवर्नमेंट की दूसरी प्लानिंग हो, कल आपकी ड्यूटी बढ़ जाए तो आपके मैन्युफैक्चरिंग में आपका खाली हार्डली आपका सेल, जो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, होलसेलर की बात नहीं करता हूँ, लेकिन रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मैन्युफैक्चरिंग, खुद का मैन्युफैक्चरिंग बहुत लिमिटेड होता है। तो उसमें वजन में आपको मेंटेन करना आसान रहेगा, कोई आज की तारीख में बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आप इन्वेंट्री, और दूसरी बात, कोई भी ऑफिसर आपको ये नहीं पूछेगा कि मुझे आप मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉक अलग बताओ, वो बताओ, वो जरूरत है। उनको आपको खाली बिल्स बताना है, ये मेरे मैन्युफैक्चरिंग के बिल है, ये मेरे ट्रेडिंग के बिल है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो भी ऑडिट स्टेज पे अगर कभी भी आया तो, बाकी रेगुलर स्टेज पे तो कोई आने वाला नहीं है। तो है, और सर्च सीजर इसमें है ही नहीं है। देखो मैं मोटा मोटा ये जो पॉइंट है ना, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि हाँ, अगर मेरा एक एक्स स्टॉक है अभी, हाँ, और मैं कल से मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल बंद कर लेता हूँ, सिर्फ व्यापारी से खरीदी करता हूँ, तो मेरा पूरा एक्साइज फ्री स्टॉक हो जाएगा। हाँ, अभी मैं उसमें एक दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। नहीं, ये इस ऑप्शन में क्या होगा, एक्स स्टॉक है, हाँ, से 1 किलो स्टॉक है मेरे पास, हाँ, ठीक है, मैं बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप कर लिया कारीगर से, हाँ, मैं एक्साइज पेड गुड्स से खरीदता हूँ, हाँ, तो मुझे बेचने पे अभी बाइफर्केशन, तो क्योंकि एक ओल्ड स्टॉक है, वो तो ट्रेडिंग हो गया ना। कौन सा? फिर मेरा कोई भी स्टॉक एक्साइज पेएबल रहेगा कि नहीं रहेगा, बाइफर्केशन? नहीं नहीं, कि लास्ट ईयर तो अपन अभी जब कोशिश यही चल रही है कि 29 मार्च का आपका स्टॉक एग्जेम्प्टेड हो रहा है, ठीक है। Okay. लास्ट ईयर का तो कोशिश यही चल रही है। देखिए आज की तारीख में वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। नहीं, एग्जेम्प्टेड नहीं है। हाँ। तो फिर मैंने समझो खरीदना शुरू किया व्यापारी से, तो मुझे लास्ट ईयर का स्टॉक तुमको बताना पड़ेगा कि मेरा ये एक स्टॉक है अभी, तो और आपको ये- अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करना है, उसके लिए सीए सर्टिफिकेट लेना है, सिर्फ सीए नहीं, तो सर्टिफिकेट। ज्वेलरी में बैचेस कैसे होंगे सर? जैसे अभी शर्ट 40 के साइज का बैच, 50, अपना तो हर एक, जैसे सर मेरे पास इन्वेंट्री five- को पूछ ही नहीं रहा है ना सर, आप नहीं समझे अभी भी। आप मैं वही कंफ्यूज है, आप इन्वेंट्री पे आ रहे हो, आपको खाली वजन में मेंटेन करना है, आप इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करना है। उनको कोई नहीं पूछेगा कि शर्ट कौन सा है, चेन कौन सी है, बैंगल्स कौन सी है, ये वो नहीं है। आपको कलेक्टिव है कि मेरे पास पिछले साल में अगर 35 किलो स्टॉक था तो 5 किलो मैंने मेरा मैन्युफैक्चरिंग था, 30 किलो हमारा ट्रेडिंग का स्टॉक था। तो फिर 11-12 रखने का क्या मतलब है? तो जैसे किसने बोला है? गोल्ड आप कंट्रोल के टाइम रखते थे सर जैसे। ये आप कंफ्यूज्ड है। मैं वही तो आपको बोल रहा हूं कि आप दो चीज मिक्स कर रहे हैं। 21 मार्च का सर्कुलर और 29 फरवरी का जो लॉ, ये दो लॉ में बहुत डिफरेंट है। आप एक समझ लीजिए, आप जो बात कर रहे हैं वो 29 फरवरी के बाद जो एक्साइज एक्ट आया है वो एक्ट के हिसाब से आप बात कर रहे हैं, लेकिन 21 तारीख के सर्कुलर में बहुत से जो रिलैक्सेशन आ गए हैं, उस रिलैक्सेशन में वो इरिलेवेंट हो गए हैं सब। आपको 11-12 जरूरत ही नहीं है। आप जो डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हैं वही डॉक्यूमेंट आपको वैलिड है, सिंपल है। या प्लीज, अगर वो फर्स्ट सेल मेरा उसमें पहले का मेरा स्टॉक है तो उसमें क्या एक्साइज लगानी पड़ेगी मेरे को? देखो आज की तारीख में तो आज की तारीख में अगर आपका पहले साल का स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक है तो लगेगी, लेकिन जो नेगोशिएशन चल रहा है और जो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि 29 फरवरी के स्टॉक पे एक्साइज है ही नहीं है। अगर मैंने लगा दिया हो ऑलरेडी उस केस में, किसमें? अगर मैंने अभी सेल कर दिया है, अगर मेरा 29 फरवरी का स्टॉक है 35 kg, अगर मैंने अभी ड्यूरिंग द पीरियड में मैंने 2-3 सेल बनाया हो, हाँ, तो उस केस में मेरा एक्साइज लगा दिया हो तो क्या करना? देखो ऐसे रूल ये है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिया है तो आप एक्साइज लगा ही नहीं सकते हो। इन फ्यूचर मुझे रजिस्ट्रेशन लेना मेरी बात एक सुन लो, बराबर है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर अपने को एक्सटेंशन मिलता है, देखो मैं आपको पर्सनल एक व्यापारी के रूप में बता रहा हूँ, ये लॉ से नहीं बता रहा हूँ, कि अगर आपको एक्सटेंशन मिल रहा है 30 जून तक का, तो आपको एक्सटेंशन की लास्ट डेट तक वेट करना चाहिए। बिजनेस कीजिए, ये समझ के कीजिए कि अपने को 1 तारीख से भरना है। आप कस्टमर से प्राइस में ले तो लीजिए, मेरा- गोल्ड प्राइस में ले लीजिए, सुनिए सर। एक्साइज के रूप में मत लीजिए। 30 जून तक अगर मैं परचेज सेल करता हूँ तो उस केस में मुझे एक्साइज लगानी है? अरे भैया तब तो बहुत चेंजेस, रिलैक्सेशन आ जाएगा ना। अभी क्या करना पड़ेगा? आज की तारीख में आइडियली यही है कि आपको अगर एक्सटेंशन मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन मत लो, ओनली रजिस्ट्रेशन के लिए? मत लो रजिस्ट्रेशन। आप एक्साइज के नेट में हो, प्राइस में लगा लो और पैसा ले लो। अगर निकल चली जाएगी एक्साइज तो व्यापारी को बोल देना भैया मैं रिफंड कर दूंगा। ओके सर एक क्वेश्चन है, 6 करोड़ के ऊपर तो एक्साइज है। समझो कोई छोटा व्यापारी है,
जिसका टर्नओवर 6 करोड़ से नीचे है जो मैन्युफैक्चरिंग का, और जिसका बड़ा है 6 करोड़ के ऊपर, तो दोनों का रेट सेल में फर्क आएगा नहीं आएगा? आएगा। देखिए उसमें ऐसा है, 1% का फर्क आना चाहिए। देखिए वो मार्केट का सिनेरियो है, उतना फ़र्क आएगा। लेकिन उतना फ़र्क ये भी आएगा कि बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो डायरेक्ट करता है और जो छोटा मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट करता है उसकी कॉस्ट में भी फ़र्क आता है, ये भी है। लेकिन वो अपन उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मतलब सेलिंग में फर्क आएगा ना? वो तो अभी सेल प्राइस में फ़र्क आ सकता वही है। छोटा मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज नहीं ले सकता है ना, क्योंकि एक्साइज ले नहीं सकता है, लेकिन वो टच थोड़ी कम करेगा। सर, अगर एक बाजार में साथ में मिलता है तो साथ ही लेगा ना, वो ज़्यादा कमाएगा। उसी का ही बिकेगा, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का एक टच ऊपर में शायद नहीं बिकेगा। आपको लगता है? सर मेरा प्रश्न अशोक जी से है हाँ। कि सर ये अभी अशोक लहरी कमेटी का क्या सिचुएशन है अभी, मतलब वो खूब बना सर मैं है कि नहीं एक्साइज के बना बारे है? में पूछ सकता हूँ कुछ? पहले अपन एक्साइज इस पे बात कर लेते हैं, टेक्निकल। हाँ, एक मिनट एक्साइज का अशोक भाई ले लेते हैं। लेट मी देन यू अगेन कम बैक, फिर मैं अशोक भाई को वापस ले लेते सर हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाँ। अभी जो हमारी फर्म है 29 फेब तक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जिसके अंदर 200 kg का स्टॉक्स है, और उस फर्म को हम वहीं पे क्लोज कर रहे हैं और प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हैं 1 अप्रैल से। तो वो जो 200 kg का स्टॉक्स है, तो उसके सेल पे क्या होगा? वो तो उसका सेल है, 29 फेब को सेल करोगे ना? नहीं, वो तो स्टॉक्स में दिखा रहा है, उसको सेल तो करना पड़ेगा ना देखो, मुझे। एक में 2 कंपनी अलग है। हाँ ठीक है। नहीं, मैंने जो नई कंपनी खोली है वो 1 आप अप्रैल उसको- से। नहीं, आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं या अलग बना रहे हैं? दो अलग चीज। अलग नहीं बनवा रहे, उसको क्लोज कर रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप को क्लोज कर रहे हैं। और प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हैं, तो ये 2 बिजनेस है। हाँ। प्रोप्राइटर कंपनी के अंदर जो आपका 200 करोड़ का स्टॉक है, 200 किलो का, उसको आपको या तो सेल ही करना पड़ेगा। राइट। आप सेल करेंगे, अगर 29 फरवरी को सेल करते हैं तो आपको 29 फरवरी के डेट का आपको वेट भरना पड़ेगा। ओके। और अगर आप 1 मार्च को करते हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक है, तो आपको क्लोज करने के पहले भी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, उसका टैक्स, उसका सर्विस टैक्स नहीं, अपना एक्साइज भरना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्लोज करना पड़ेगा। नहीं, और उस स्टॉक को अगर ट्रांसफर प्राइसिंग आएगा उसमें। नहीं, उस स्टॉक को अगर सेल करते हैं, समझो कि प्रोप्राइटरशिप में अभी कोई बाइंग नहीं करते हैं, ओनली सेलिंग करते हैं कि जूना स्टॉक तोड़ना है, तो उस बेस में एक्साइज लगेगी? हाँ, देखो, एक्साइज इज ऑलवेज ऑन द प्रीवियस ईयर्स टर्नओवर। ओके। एक्साइज इज ऑलवेज ऑन प्रीवियस ईयर्स टर्नओवर। आपने प्रीवियस ईयर में कितना किया है टर्नओवर, उसके साल से अगले साल का आपका डिटर्मिनेशन होता है। यानी उसके सेल पे भी एक्साइज लगेगी अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक है। लेकिन अभी सुन लो, 29 मार्च का स्टॉक अगर आपको एग्जेम्प्ट हो जाता है, हाँ, जिसके की चांसेज है, ठीक है, तो आपको नहीं लगेगा। राइट। तो उस केस में जो नए बिल बनेंगे, हाँ, उसमें तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बंद कर रहे हो नहीं, business। नहीं नहीं नहीं, उस केस में अगर ये वापस हो जाती है, वो अगर सोच के चले, तो हम जो अभी उसकी सेल बिल बना रहे हैं इस साल में, तो उस पर एक्साइज लिखने की जरूरत नहीं है। एक्साइज तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तब तक लिख ही नहीं सकते। राइट। आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप बिल पे एक्साइज लिख ही नहीं सकते हो। और अगर उसके बाद अगर ये वापस नहीं होती है, तो वो भरना पड़ेगा एक्साइज। हो जाएगी यार, मेरा होलसेल का है। हो जाएगी, डोंट वरी। और क्या एक्साइज के रिलेटेड?